अंधविश्वास। मेरी गर्भवती बहन ने आखिरी दिनों में खुद का ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया, तो मेरे जीजा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली, तुम्हें ये सब करना ही होगा, वरना दूसरों के दिए गए ज़ख्म इतने तकलीफ़ नहीं देते जितने अपनों के दिए गए घाव। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं था, मेरी अपनी ही बहन थी। अपनी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग हर चीज़ के से सावधान रहे। मेरा नाम उर्मी है। हम दो बहनें थीं। मैं मेरी बड़ी बहन कविता की शादी के वक्त सिर्फ 15 साल की थी। जब हम दोनों बहनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजा जी विहान ने मुझे रुखसती के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, उर्मी, रोने की क्या बात है? साली तो आधी घर वाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई थी। विहान जी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और विहान जीजा भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितना दिन वो हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा एक बहुत अच्छा ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिन के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा, तो वह कहने लगी कि विहान उसे छोड़ने को तैयार नहीं है और डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने को मना किया है। अगर दीदी आ भी जाती तो विहान जीजा और उनके पापा को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं उर्मी को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज में भी मदद कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, उर्मी को अकेले ना भेजना, विहान को मैंने कहा है वो लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और न जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और विहान भाई ही थे, इसलिए यहाँ मुझे रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास ननद की कोई झंझट नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ
अजीब ही था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। विहान भाई का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनकी ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। विहान भाई मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा था। यह बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भीगती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहाँ दीदी और जीजा आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भी भूल गई थी और जब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ उर्मी, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैंने दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो और बाकी जो भी काम होंगे मैं विहान से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन में वापस टहल कर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखकर उन्हें कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर बंद आँखों से कर विश्वास मत करो। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार है और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वो मेरा वहम या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था, कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? इन सवालों ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजा ऑफिस जाते हुए कहने लगे, उर्मी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, विहान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं विहान भाई का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो विहान भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी।
मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वो कहने लगी, उर्मी तुम परेशान ना हो, विहान अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, विहान जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च जला दिया था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरे ख्याल कैसे रखोगी। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगी। विहान मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था, यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर विहान भाई दीदी के साथ थे तो फिर मेरे कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला नज़ार और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास से मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके विहान भाई कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा कविता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन विहान भाई किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। विहान भाई किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकी थी। मगर विहान भाई ने तो मुझे छोड़ने के बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने को दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो विहान भाई कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा के यह शब्द से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से काँप रही थी। मैंने जीजा को जो रूप आज देखा था, उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे।
पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। विहान भाई बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थीं। वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुजा ली है। तुम फिक्र ना करो, शाम में ही मैं कैलाश के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफ़र का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखा कर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर पर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, उर्मी तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फ़ैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ ही रहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई थी और मुझे गले से लगा लिया। जीजा भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर विहान भाई भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि अपने दीदी के लिए जूस बना कर ले आओ। मैं किचन में जाकर अनार का जूस बना रही थी कि एक बार फिर विहान भाई किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने विहान भाई को धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को तो मेरी बात का कोई असर ही ना हुआ और वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजा का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा पर और उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 16 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते में से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा है कि यह क्या कह रही हैं। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों को मैं हाथ फेरकर कहने लगी, देखो उर्मी, मेरी बात को गौर से सुनो।
मैं विहान का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ विहान तुमसे चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठे हैं? वो आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें विहान के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजा बाप बनने वाले हैं। नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। मेरी बात सुनकर तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और विहान को एक बच्चा दे सको। विहान किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं विहान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और विहान की ज़िंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो विहान मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने सगी बहन ही समझा था। कभी ये फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा, ये मेरे गुमान में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजा गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वो कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन ना करती। अब जब कि तुम सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। यहाँ दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने विहान जीजा के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरे बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी
रह गई थी। ये उन्होंने सौतेली बेटी और सगी बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, इसलिए बेटी ने उनके प्यार का ये सिला दिया है। और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई, जो विहान जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।